हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट कॉलेज के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो ज्योग्राफी है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो कि आपके जो बीए क्लास है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं। उनके बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, पृथ्वी के धरातल पर तापीय और गतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न वायुदाब की पेटियों की व्याख्या कीजिए और विश्व की जो स्थायी पवनें होती हैं उनका प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो वायुमंडलीय दाब होता है और जो स्थायी पवनें होती है उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो वायुदाब क्या होता है, धरातल के प्रत्येक कई क्षेत्र पर वायु के स्तंभ पर पड़ने वाला भार वायुदाब कहलाता है। तो वायुदाब क्या रहेगा, जो वायु के स्तंभ पर पड़ने वाला भार होता है, जो वायु होती है उसके स्तंभ पर जो भार पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, वायुदाब कहलाएगा। जो वायुदाब होता है उसे एमबी में मापा जाता है। इसमें मापा जाता है एमबी में। सर्वाधिक वायुदाब समतल पर मिलता है, यह होता है 1013.25 या 29.12 या 74 सेंटीमीटर बारीक स्तंभ में समतुल्य 1 या 14.7 पाउंड प्रति वर्ग इंच। ठीक है। एमबी का सर्वप्रथम प्रयोग बर्फनीस महोदय ने किया। तो एमबी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, बर्फनीस महोदय ने। तथा 1940 ईस्वी में यूएसए फेडरल ब्यूरो तथा एमबी इकाई को अपनाया। तो यूएसए ने भी क्या किया, एमबी इकाई को अपनाया। कब, 1940 में। एमबी एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर वायु के ग्राम भार बराबर होता है। तो एमबी क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर वर्ग पर वायु के एक ग्राम भार के बराबर होता है। धरातल के 1 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वायु के स्तंभ पर जितने ग्राम भार होगा उतने ही एमबी कहा जाता है। तो जितना वायु के स्तंभ पर भार रहेगा उतने उसे क्या कहा जाएगा, एमबी कहा जाएगा। समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर प्रति 10 मीटर ऊंचाई पर 1 एमबी वायुदाब कम हो जाता है। तो जैसे समुद्र तल से ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो 10 मीटर वायुदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किंतु अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब गिरने की दर कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुदाब क्या होगा, गिरने की दर कम हो जाएगी। वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब गिरने की दर तीव्र होती है, जो अधिक ऊंचाई पर जाने पर कम होती जाती है। इस प्रकार समुद्र तल से 5500 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब आधा तथा 1100 मीटर की 11,000 मीटर की ऊंचाई पर 1/4 हो जाता है। तो किस प्रकार वायुदाब गिरता जाता है, जिससे हम समुद्र तल से दूर जाते हैं वैसे वायुदाब गिरता चला जाता है। समुद्र तल पर वायुदाब अधिक मिलने का कारण है जलवाष्प और धूल के कणों की अधिकता। तो वायुदाब मिलने का कारण क्या रहेगा, वहाँ पर जलवाष्प ज़्यादा होती है और धूल के कण ज़्यादा होते हैं। वायु सिस्टम की अधिक ऊंचाई का होना, ऊंचाई के साथ वायुदाब घटने का कारण। तो ऊंचाई के साथ वायुदाब घटने का क्या क्या कारण है वह देखते हैं। धूल के कण, जलवाष्प व भारी गैसों की कमी तथा वायु के घनत्व में कमी। तो वायुदाब की घटना का क्या कारण होता है, धूल के कण, जलवाष्प और भारी गैसें होती है की कमी और ऊंचाई के घनत्व में कमी। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर वायुदाब में कमी आती है तथा घटने पर वायुदाब में वृद्धि होती है। अर्थात विपरीत संबंध होता है, तापमान की यही प्रक्रिया होती है। जलवाष्प की मात्रा कम होने पर वायुदाब में वृद्धि होना आवश्यक नहीं है। तो जैसे जलवाष्प की मात्रा कम होगी तो वायुदाब में वृद्धि होना कोई आवश्यक नहीं होता। ये स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करेगा, जो स्थानीय परिस्थितियाँ होती है उस पर। किसी भी स्थान पर पूरे दिन एक समान वायुदाब नहीं रहता, दिन में 2 बार बढ़ता तो 2 बार ही घटता है। तो जो एक समान वायुदाब नहीं रहता कभी भी, दिन में 2 बार बढ़ता है और 2 बार ही क्या होता है, घट जाता है। वायुदाब बढ़ने का समय प्रातः 4 से 10 तथा शाही 4 से 10 तक है। तो इसका समय कितना है, 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, और जो शाम का टाइम रहेगा 4 से 10 तक शाम का टाइम रहेगा। वायुदाब घटने का समय प्रातः 10 से दोपहर 4 बजे तक और रात्रि 10 से प्रातः 4 बजे तक। तो वायुदाब घटने का क्या कारण समय क्या रहेगा, 10 से दोपहर 4 और रात्रि 10 से 4 बजे तक। वायुदाब की इस घटने और बढ़ने की प्रक्रिया को वायुदाब को उच्चवन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, उच्चवन कहा जाता है। यह उतार चढ़ाव भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर कम होता जाता है।
तो जो वायुदाब की घटने और बढ़ने की जो क्रिया होती है उसे वायुदाब को उच्चवन कहा जाता है। यह उतार चढ़ाव भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम हो जाता है। तो ये कहाँ से कहाँ कम होता है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ कम होता जाता है। 60 अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता। वायुदाब तथा तापमान में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो दोनों में क्या पाया जाएगा? विपरीत संबंध, मतलब दोनों में अलग अलग। तापमान बढ़ने पर वायुदाब कम होता है, जबकि तापमान कम होने पर वायुदाब बढ़ता है। इसलिए कहा जाता है कि थर्मामीटर ऊंचा तो बैरोमीटर नीचा, थर्मामीटर नीचा तो बैरोमीटर ऊंचा। तो दोनों में अलग अलग संबंध बताया गया है कि अगर बैरोमीटर ऊंचा रहेगा तो थर्मामीटर नीचा, और थर्मामीटर नीचा रहेगा तो बैरोमीटर ऊंचा। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप अच्छे से समझ सकते हो कि उपध्रुवीय निम्न, उपोष्ण उच्च, और विषुववर्तीय निम्न, उपोष्ण उच्च और उपध्रुवीय निम्न। इसमें हम देख सकते हैं अच्छे से। अब हम आगे बात करते हैं वायुदाब पेटियाँ, प्रेशर बेल्ट। दो निश्चित अक्षांशों के बीच पाए जाने वाले निश्चित वायुदाब के क्षेत्र को वायुदाब पेटी कहा जाता है। तो दो अक्षांशों के बीच जो निश्चित वायुदाब के क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? वायुदाब पेटी। इनके बीच में दो अक्षांश निश्चित अक्षांशों के बीच में वायुदाब 3 न्यून वायुदाब की तथा 4 उच्च वायुदाब की पेटियाँ मिलती हैं। इस प्रकार पेटियों की कुल संख्या 7 है। तो पेटियों की संख्या कितनी रहेगी? कुल 7 रहेगी। यदि पृथ्वी पर जल और स्थल का वितरण समान होता है तो वायुदाब की निश्चित और क्रमबद्ध मेखलाएं पाई जाती हैं, किंतु स्थल और जल के असमान वितरण के कारण इन मेखलाओं की क्रमबद्धता में व्यवधान पड़ जाता है। तो जल और स्थल की असमानता के कारण क्या होता है? इनमें की क्रमबद्धता में व्यवधान पड़ जाता है। इसी कारण उच्च गोलार्ध में इन मेखलाओं की कई केंद्र पाए जाते हैं, परंतु दक्षिणी गोलार्ध में यह मेखलाएं अविच्छिन्न रूप से पाई जाती है। पृथ्वी पर उच्च वायुदाब तथा उससे प्रदर्शित क्षेत्र को प्रतिचक्रवात या उच्च तथा निम्न वायुदाब या उससे प्रदर्शित क्षेत्र को चक्रवात या गर्त निम्न कहा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर वायुदाब पेटियाँ। तो उत्पत्ति के आधार पर वायुदाब पेटी होती है तो ताप जनित वायुदाब पेटी होती है और गति जनित या यांत्रिक वायुदाब पेटी होती है। तो पहले हम पढ़ते हैं ताप जनित वायुदाब पेटी। उत्पत्ति तापमान के कारण, इसकी उत्पत्ति किसके कारण होती है? तापमान के। तापमान अधिक हो तो वायुदाब निम्न और तापमान कम हो तो वायुदाब उच्च। पेटियों की कुल संख्या कितनी होती है? 3 वायुदाब ताप जनित वायुदाब पेटियाँ होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 3। विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, इसे डोलम भी कहते हैं। जो ताप जनित वायुदाब पेटी होती है इसे क्या कहते हैं? डोलम भी कहते हैं। विस्तार 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांश, संख्या में 1। ध्रुवीय उच्च अक्षांश पेटी, संख्या में 2, 85 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 85 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री साउथ अक्षांश। अब हम बात करते हैं गति जनित या यांत्रिक पेटियाँ की। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण धरातल पर हवाओं का आरोहण और अवरोहण होना जिससे वायुदाब के केंद्र बनते हैं। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हवाओं का आरोहण और अवरोहण बनता है, जिससे क्या होता है? वायुदाब के केंद्र बनते हैं। हवाओं के अवरोहण से न्यून वायुदाब, अवरोहण से उच्च वायुदाब पेटी का विकास होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो इनकी संख्या कितनी रहेगी? 4। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी 2, 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री साउथ अक्षांश। उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी 2, 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री साउथ अक्षांश। विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, विस्तार 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांश। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिस कारण अत्यधिक तापमान से गर्म हवाएं होकर ऊपर उठती है, जिस कारण धरातल पर न्यून वायुदाब की पेटी का निर्माण हो जाता है। तो किसकी वजह से? जैसे अधिक तापमान से के कारण जो गर्म हवाएं होती है उसके कारण। इस क्षेत्र में धरातल पर हवाओं की गति कम होने के कारण शांत वायुमंडलीय दशाएं पाई जाती हैं। इसलिए इस पेटी को डोलड्रम शांत क्षेत्र कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? डोलड्रम शांत क्षेत्र कहा जाता है। धरातल से कुछ ऊंचाई पर इस पेटी में पवन प्रवाह सक्रिय हो जाता है, जिस कारण शांत वातावरण भंग हो जाता है। सूर्य के ऋतुवत उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ ये पेटी उत्तर तथा दक्षिण की ओर खिसक जाती है। जुलाई में पेटी का विस्तार घोषित अफ्रीका महाद्वीप पर 20 डिग्री उत्तर तथा भारतीय उपमहाद्वीप पर 25 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तक हो जाता है। दक्षिण में दगम
यह पेटी हिंद महासागर पर 10 डिग्री तथा दक्षिण महाद्वीपों पर 20 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत हो जाती है। अब हम बात करते हैं उपोष्णकटिबंधीय वायुदाब पेटी। विस्तार दोनों गोलार्ध में 30 से 35 अक्षांशों के मध्य। इस क्षेत्र में उच्च वायुदाब के बाद ही उच्च तापमान के बाद ही उच्च वायुदाब पाया जाता है, जिस कारण घूर्णन की गति तथा कोरियोलिस बल के कारण हवाओं का अवतलन या अवरोहण। विषुवत रेखीय न्यून वायुदाब की पेटी और उपध्रुवीय न्यून वायुदाब की पेटी के ऊपर उठी हवाएं इन अक्षांशों के नीचे उतरती है, जिससे वायु के आयतन में कमी होने के कारण वायुदाब में वृद्धि हो जाती है। इन पेटी में हवाओं के अवरोहण के कारण वायु शांत रहती है, अर्थात क्षैतिज पवन प्रवाह नहीं मिलता। इसलिए प्राचीन समय में घोड़ों के लदे पाल वाले जलयान के संचालन में कठिनाई होती थी, अतः जलयान को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को सागर में डाल दिया जाता था। इसलिए इन्हें अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। इस पेटी की विशेषता यह है कि ये दोनों गोलार्धों के क्रमबद्ध रूप में न मिलकर सिर्फ उच्च वायुदाब के केंद्र और कोशों के रूप में मिलती है। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल इसी पेटी में स्थित हैं। उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य। वर्ष भर न्यून तापमान के बावजूद यहाँ न्यून वायुदाब की पेटी का विस्तार पाया जाता है। इसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों से वायु का फैलकर ऊपर उठ जाना, जिस कारण ये गति जन्य न्यून वायुदाब का निर्माण हो जाता है। इस पेटी में उपोष्ण उच्च वायुदाब तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब में आने वाले क्रमशः गर्म और ठंडी पवनें अभिसरित होती है, जिसमें वाताग्रह के सहारे शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। दक्षिणी गोलार्ध में जल के विस्तार के कारण वर्ष भर पेटी 60 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच विस्तृत होती है, किंतु त्रिगोलार्ध स्थल के अधिक विस्तार के कारण इस पेटी की निरंतरता भंग हो जाती है तथा शीत ऋतु में केवल महासागरों के ऊपर न्यून वायुदाब के केंद्र पाए जाते हैं। इनमें से उत्तर प्रशांत महासागर में स्थित एस्लिशियन न्यून वायुदाब केंद्र तथा उत्तर अटलांटिक महासागर में आइसलैंड न्यून वायुदाब के केंद्र महत्वपूर्ण है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर गोलार्ध में स्थल और जल के तापमान में कम अंतर के कारण इस पेटी के विस्तार को अधिक हो जाता है, यह नियमित हो जाती है। अब हम बात करते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। दोनों गोलार्धों के में 85 से 90 अक्षांश ध्रुव पर वर्ष भर तापमान कम हो जाता है, जिस कारण वायु ठंडी और भारी हो जाती है और वर्ष भर नियमित रूप से उच्च वायुदाब की पेटी का विस्तार होता है। तो उच्च वायुदाब कहाँ पर रहेगा? ध्रुवीय वायुदाब पेटी पर। वायुदाब पेटी की उपयुक्त आदर्श स्थिति केवल 21 मार्च और 23 सितंबर को मिलती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को आदर्श स्थिति मिलती है वायुदाब पेटियों की। सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण ये पेटियाँ उत्तर व दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। विश्व की स्थायी पवनों पर वायुदाब का प्रभाव। यदि प्रत्येक स्थान पर वायुमंडल में समान वायुभार हो तो कोई भी गति संभाव्य नहीं है, किंतु वायुभार में अंतर के कारण ही वह हवाओं की उत्पत्ति होती है। हवाएं उच्च वायुभार क्षेत्र से न्यून वायुदाब भार क्षेत्र की ओर चलती है। पृथ्वी धरातल पर वायुभार का क्षेत्रीय अंतर तापजन्य अथवा बलकृत होता है। इनके फलस्वरूप स्थायी वायुभार पेटियों को स्थापना ग्लोब तल पर हुई है। इन स्थायी वायुभार पेटियों के मध्य उच्च वायुभार क्षेत्रों से न्यून वायुभार क्षेत्रों की ओर वर्ष भर एक निश्चित दिशा में हवाएं प्रभावित होती है, जिससे स्थायी हवाएं कहा जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि धरातल पर यदि वायुभार को पेटियों की स्थापना नहीं होती तो उनके बीच चलने वाली स्थायी पवनों की उत्पत्ति नहीं होती। भूमध्य न्यून वायुभार क्षेत्र से ऊपर उठी हल्की वायु अश्व अक्षांशों के पर नीचे उतरकर उच्च वायुभार उत्पन्न करती है और अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर धरातलीय व्यापारिक हवाएं चलती है। अश्व अक्षांशों से कुछ वायु पछुआ पवनों के रूप में उपध्रुवीय न्यून वायुभार की ओर अग्रसर होती है, जहां पृथ्वी के अपवर्तन से उत्पन्न केंद्र प्रसारित शक्ति के कारण वायु धरातल से उठाकर वायुमंडल की दो दिशाओं में फेंक दी जाती है, एक ध्रुव की ओर, दूसरी भूमध्य रेखा की ओर। भूमध्य रेखा की ओर वाली वायु अश्व अक्षांशों से नीचे उतरती है और ध्रुव की ओर वाली वायु ध्रुवों पर उतरकर वायु जलवायु उत्पन्न करती है। ध्रुव की उपध्रुवीय न्यून वायुभार की ओर धरातलीय वायु चलती है। इस कारण भूमध्य रेखीय शीतोष्ण
समशीतोष्ण एवं ध्रुवीय 3 कोशिकाओं में पवन का तथा तेलीय एवं वायुमंडलीय रूप देखा जाता है। उपरोक्त वर्णन में स्पष्ट है कि धरातल पर वायुदाब पेटी की सतह और पवनों के बीच सामंजस्य पाया जाता है। तो किस किस के बीच सामंजस्य पाया जाएगा? जो धरातल पर वायुदाब पेटियां और स्थायी पवनों के बीच सामंजस्य पाया जाता है। तो सभी को ये पढ़ना है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और जो बी है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद।